ऑलराइट, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ टॉन्सिलाइटिस। सही है। सबसे पहले हम लोग एनाटमी डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग फिर उसके बाद डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, टॉन्सिलाइटिस वगैरह को। तो टॉन्सिल, अब टॉन्सिल जो है, यूजुअली द टर्म टॉन्सिल मीन्स पैलेटाइन टॉन्सिल। वैसे टॉन्सिल की डेफिनेशन इज एग्रीगेशन ऑफ लिम्फॉइड मास जो वॉल्डे रिंग में हमें मिलता है। तो एडेनॉइड हो गया, ट्यूबल टॉन्सिल हो गए, हमारे पास लिंगुअल टॉन्सिल हो गया, पैलेटाइन टॉन्सिल। लेकिन जब भी हम अक्सर टॉन्सिल का वर्ड सुनेंगे तो दैट मीन्स के पैलेटाइन टॉन्सिल, क्योंकि जैसे ब्लैडर अगर बोलते हैं तो वो यूरिनरी ब्लैडर ही होता है। गॉल ब्लैडर के लिए हम सिर्फ ब्लैडर का वर्ड यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो जब भी टॉन्सिल का वर्ड अकेला आ जाता है कि टॉन्सिल का इन्फेक्शन है, टॉन्सिल की सर्जरी है, दैट मीन्स के हस्बे मामूल पैलेटाइन टॉन्सिल की बात ही हो रही है उसमें। तो पैलेटाइन टॉन्सिल है क्या? इट इज़ एन ओवॉइड मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू लोकेटेड इन दी लेटरल वॉल ऑफ दी ओरोफेरिंग्स। सही है। कैसे वो होता है वो मैंने एनाटमी ऑफ फेरिंग्स में भी बताया था, इधर भी बता देते हैं कि बिलफर्ज अगर ये बंदे का फेस है। सही है। तो हमारे पास सॉफ्ट पैलेट से दो मेन मसल आ रहे होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन दो मेन है जो हमारे लिए हैं। एक जो टंग की तरफ जाता है पैलेटोग्लॉसिस, दूसरा जो हमारे पास आ रहा होता है फेरिंग्स की तरफ पैलेटोफेरेंजियस। ये दोनों फोल्ड्स अपने बना रहे होते हैं क्योंकि इसके ऊपर म्यूकोजा चढ़ी होती है, तो फिर वो प्रोमिनेंट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं आगे वाले को पैलेटोग्लॉसल फोल्ड, पीछे वाले को पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड। इन दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाती है जिसको हम कहते हैं टॉन्सिलर फॉसा, जिसमें हमारे पास मिलता है पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल दो होते हैं, वन ऑन ईच साइड, तो लेफ़्ट पे एक, राइट पर एक। ठीक है, ये ओरोफेरेंजियल इस्थमस के कंटेंट में भी आ जाता है उसूलन। ओरोफेरेंजियल इस्थमस के कंटेंट में हमारे पास क्या आ गया? एंटीरियरली दैट विल बी योर पैलेटोग्लॉसिस, फिर पैलेटाइन टॉन्सिल या फिर टॉन्सिलर फॉसा, फिर हमारे पास आ जाता है पैलेटोफेरेंजियस। तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर ओरोफेरेंजियल इस्थमस बनाता है, जो बेसिकली ओरल कैविटी को ओरोफेरिंग से अलग कर रहा है। ठीक है, अब टॉन्सिल की अपनी एनाटमी देख लेते हैं। तो उसके पास दो सरफेसेस होते हैं और दो पोल्स होते हैं। दो सरफेसेस कौन से? मीडियल सरफेस एंड लैटरल सरफेस। मीडियल जो बाहर की तरफ होगा, जो हमें नज़र आ रहा होगा, और लेटरल जो अंदर की तरफ होगा, जो हमें नज़र नहीं आ रहा होगा, वो बॉडी की तरफ होगा इस दफ़ा, क्योंकि मीडियल ये ओपन होता है माउथ एंड लेटरल ये क्लोज होता है, राइट। बिकॉज अगर हम ओरोफेरिंग्स के स्ट्रक्चर को देखें, अगर टॉन्सिल इधर है, मिड लाइन ये रही, तो मीडियली वाला ऐसा हम लोग देख पाएंगे क्योंकि वो थ्रोट में होगा, और लेटरली वाला ऐसा हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो नेक वाले हिस्से को, बेसिकली नेक उसको कवर कर रही है। सही है, दो सरफेसेस ये हो गए। फिर दो पोल्स होते हैं, अपर एंड लोअर पोल। अब सरफेसेस पर आते हैं। मीडियल सरफेस जो नज़र आ रहा होगा वो स्क्वामस एपिथेलियम का होगा। ठीक है, नॉन केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम, जो ओरोफेरिंग्स की अपनी एपिथेलियम यही होती है। ये एपिथेलियम अंदर की तरफ जाएगी तो फिर ये बनाएगी क्रिप्ट्स। ये क्रिप्ट्स बहुत सारे होते हैं, सबसे एक बड़ा क्रिप्ट होता है, उसको बोलते हैं क्रिप्टा मैग्ना। अक्सर सबसे पहले यही इन्फेक्ट होता है। ठीक है, तो ये इसकी डीप इन्फेक्शन होती है, फिर ये फटती भी है, वो फिर अलग कहानी है। लेकिन क्रिप्टा मैग्ना यूजुअली ये सबसे पहले इन्फेक्ट हो रहा होता है। लेटरल सरफेस पे हमारे पास इसकी आ जाती है कैप्सूल। कैप्सूल इसको पूरा कवर नहीं करती, बाहर वाले सरफेस को कवर नहीं करती, सिर्फ लेटरल वाले को कवर कर रही होती है। और लेटरली हमारे पास एक और चीज़ आती है दैट इज़ नोन एज दी बेड ऑफ टॉन्सिल। बेड ऑफ टॉन्सिल इज बेसिकली नेक के वो स्ट्रक्चर्स जो कैप्सूल के बाद आ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों कैप्सूल और बेड ऑफ टॉन्सिल के बीच में, बिलफर्ज अगर ब्लू में ये बेड ऑफ टॉन्सिल है एंड ये कैप्सूल है और ये टॉन्सिल खुद है, इन दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाती है। इसको हम बेसिकली कहते हैं पेरीटॉन्सिलर स्पेस, बेसिकली ये कहलाती है। इसमें हमारे पास लूज एरियोलर टिश्यू वगैरह ये चीज़ें पड़ी होती हैं। सही है, और अगर हमें टॉन्सिलेक्टमी करनी होगी तो हम इसी स्पेस में ही कट करके टॉन्सिल्स को आराम से निकाल सकते हैं। सही है, यू हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल क्योंकि यहाँ पे पेरीटॉन्सिलर वेन वगैरह मूव कर रही हो, मूव तो नहीं रहा, पड़ी हुई होती है, तो फिर उसका ख्याल रखना होता है। लेकिन यूजुअली टॉन्सिलेक्टमी में हम लोग ईजिली इसको निकाल सकते हैं, जस्ट स्पेस के थ्रू उसको क्लीवेज करके निकाल दिया। सही है, तो ये बाद में भी कराऊँगा टॉन्सिलेक्टमी। फिर हम
बेड ऑफ टॉन्सिल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बेड ऑफ टॉन्सिल क्या है? इट इज़ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द नेक जो बेसिकली लाई करते हैं लेटरल टू द कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल, जिसमें हमारे पास एक तो वो चीज़ें आ गई जो फेरिंग्स का हिस्सा है, ओरोफेरिंग्स का हिस्सा। अब फेरिंग्स के हमने स्ट्रक्चरली 4 हमने हिस्से किए थे ना एनाटमी ऑफ फेरिंग्स में। म्यूकोस मेम्ब्रेन थी, फिर फेरिंगोबेसिलर फेशिया था, फिर मसल्स थे, एंड देन फिर हमारे पास था बक्कोफेरेंजियल फेशिया। सही है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन तो हटा लो क्योंकि वो तो टॉन्सिल की अपनी है। फिर हमारे पास आती है फेरिंगोबेसिलर फेशिया। तो फेरिंगोबेसिलर फेशिया की मसल्स में फिर एक्सटर्नल और इंटरनल थे, तो सुपीरियर कंस्ट्रक्टर एंड देन स्टाइलोफेरेंजियस। ओरोफेरिंग्स के लेवल पर ये दोनों हमें मिलते हैं। ठीक है, मिडिल भी मिलता है ओरोफेरिंग्स पे, लेकिन जहाँ पे टॉन्सिल है वहाँ पर हमारे पास सुपीरियर कंस्ट्रक्टर होता है। फिर ये फेशिया के बाद हमारे पास अब आ जाते हैं वेसल्स वगैरह। अगर मैं ऐसे करूँ, अब वेसल्स वगैरह कौन कौन सी हैं? पहले तो नर्व आ जाएगी, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व होगी। फिर हमारे पास वेन्स आएंगी जिसमें पैलेटाइन और पेरिटॉन्सिलर वेन होगी। सही है। इसकी फिर पेरिटॉन्सिलर वेन ही फिर हमारे पास अंदर आ जाती है, तो फिर वो फोसा में होती है वो। फिर हमारे पास आता है आर्टरीज आ जाती हैं। टॉन्सिलर आर्टरी होती है, पैलेटाइन आर्टरी होती है, जो फिर ब्रांचेस छोड़ती है अपनी टू सप्लाई द टॉन्सिल। सही है। एंड फाइनली वी हैव ग्लैंड्स। मैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ पर हमारे पास मौजूद होता है, एंड बोनी स्ट्रक्चर आ जाएगा सबसे लेटरली, दैट विल बी द एंगल ऑफ मैंडिबल। ये इसका थोड़ा सा ऑर्डर याद रखना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर सवाल आ जाता है। तो स्टार्टिंग में फेरिंग्स के 4 स्ट्रक्चर्स आ गए, फिर हमारे पास वेसल्स आ गई, एंड देन फाइनली अदर चीज़ों में सब मैंडिबुलर ग्लैंड और एंगल ऑफ मैंडिबल, तो मैंडिबल वाली चीज़ें आ गई। सही। तो ये बेड ऑफ टॉन्सिल को याद रखने का थोड़ा सा ईजियर तरीका ये है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो वही है, टॉन्सिलर आर्टरी, टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी होती है, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, असेंडिंग और डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। ये 4 आर्टरीज हैं जो मेन हैं। वेनस लिम्फेटिक्स में हमारे पास पेरिटॉन्सिलर वेन होती है। लिम्फ में हमारे पास वही नेक के लिम्फ नोड्स आके जो ग्लोडाइगस्ट्रिक वगैरह, वो उसमें डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में ट्रेन हो रहा होता है। सही है। अब हम आ जाते हैं इसकी डिजीज़ पे, दैट इज दी टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस इज डिवाइडेड इनटू 2, अक्यूट एंड क्रॉनिक। तो पहले अक्यूट टॉन्सिलाइटिस को डिस्कस करते हैं। अक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो है उसके 4 बेसिकली टाइप्स होते हैं, सॉर्ट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी भी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन वगैरह भी। सबसे पहला होता है सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होगा और जनरल फेरेंजाइटिस का हिस्सा होगा। इसमें कुछ ज़्यादा टॉन्सिल में मसला नहीं होता, सही भी हो जाता है कुछ इसकी सिम्टोमेटिकली, इसमें सोर थ्रोट वगैरह होगी लेकिन ज़्यादा खास नहीं होगा इसमें कुछ। फिर हमारे पास आते हैं फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस जो है, इसमें क्या होता है कि क्रिप्ट्स में इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इसमें इसमें पुरुलेंट टॉन्सिल मिलेगा, पस मिलेगा विद इन दी टॉन्सिल क्रिप्ट्स। सही है। तो ये इसकी हो गई। फिर हमारे पास आता है पेरेनकाइमेटिस। इसमें क्या होगा कि जो पेरेनकाइमा है टॉन्सिल का, जो स्क्वामस एपिथेलियम है, उसका जो सब्सटेंस है वो अफेक्ट होगा। सही है। एंड इसमें हमें इनलार्ज टॉन्सिल मिलेंगे एंड रेड टॉन्सिल मिलेंगे, कंजेस्टेड टॉन्सिल्स मिलेंगे। फाइनली वी हैव मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, जिसमें हमारे पास क्या होगा कि ये फॉलिकुलर की ही एक्सटेंशन होती है, जिसमें फॉलिकुलर का जो प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है वो बाहर आ जाता है क्रिप्ट से। तो क्रिप्ट से बाहर आएगा तो फिर हमारे पास मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द टॉन्सिल। सही है। तो फिर ये है मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। क्या है ये? एडवांस फॉर्म ऑफ फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है ड्यू टू exudation of crypt। purulent material। सही है। तो ये इसके 4 टाइप्स हैं। होता क्यों है ये, इटियोलॉजी क्या है इसकी? यूजुअली हमारे पास बैक्टीरिया में बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका है, मोस्ट कॉमन यही होते हैं। ठीक है। स्पेसिफिकली और पायोजिन वगैरह, फेरेंजाइटिस वो अक्सर करवा रहे होते हैं ना, स्ट्रेप थ्रोट जिसको कहते हैं। उसके अलावा नीमोकोका भी है, स्टेफ ऑरियस भी कभी कभी बोल रहे होते हैं करवाता है।
एच इन्फ्लुएंजीज ग्राम नेगेटिव में अक्सर एच इन्फ्लुएंजी करवा रहा होगा। ठीक है, तो ये 4 मेन बैक्टीरियाज हैं जो करवा रहे होते हैं अक्सर। स्टेफ ऑरिस का इतना नाम मैंने देखा नहीं है, लेकिन सुनाई में आया है मुझे कहीं से कि होता ये भी है। ठीक है, क्लिनिकली हमें क्या मिलेगा? क्लिनिकल फीचर्स में सोर थ्रोट होगी, डिस्फेजिया होगा एंड फीवर होगा। सही है, टॉन्सिलाइटिस है तो लोकल सिम्टम्स हमें मिलेंगे सोर थ्रोट के, डिस्फेजिया एंड फीवर के। जब हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे तो साइंस में हमें क्या मिलेगा? एक बैड स्मेल आ रही होगी। ठीक है, फीटर ओरस कहलाती है वो। हाइपरीमिक पिलर्स नज़र आएंगे। कौन से पिलर्स हैं ये वो जो पैलेटोग्लॉसल और पैरेंटोफेरेंजियल फोल्ड्स हैं उसमें हमें हाइपरीमिया मिलेगी। ठीक है, येलो स्पॉट्स मिल सकते हैं इन फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, मेम्ब्रेन मिल सकती है इन मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। तो ये इसके साइंस हैं जो हम एग्जामिनेशन में हम लोग देखेंगे तो हमें ये मिलेंगे। ट्रीटमेंट क्या होगी एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की? तो ट्रीटमेंट इसकी यूजुअली होती है एंटीबायोटिक्स, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसके अब कौन सा है बैक्टीरिया उसके हिसाब से हम लोग दे देंगे। पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स दे दी, एंड यूजुअली ये इनफ होता है इसके लिए। ठीक है, इसमें ड्रेनेज वगैरह करने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती क्योंकि इतना ये फैला हुआ ही नहीं होता। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है ऑफ टॉन्सिलाइटिस? एक तो ये कि वो एडवांस हो सकता है इनटू क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। दूसरा ये कि वो फैल सकता है इनटू दी नेक स्पेसेस, जैसे पेरीटॉन्सिलर स्पेस है जो टॉन्सिल के लेटरली वो है पेरीटॉन्सिलर स्पेस, तो पेरीटॉन्सिलर एप्सिस करवा सकता है वो। ठीक है, उसके अलावा पैराफेरेंजियल एप्सिस करवा सकता है, और लेटरल आ जाओगे तो पैराफेरेंजियल एप्सिस। ठीक है, सर्वाइकल एप्सिस करवा सकता है, तो नेक के और स्पेसेस को भी इन्वॉल्व कर सकता है ये। ठीक है, उसके अलावा हमें मालूम है कि स्ट्रेप्टोकोकाई जो है पायोजेंस वो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भी करवाता है, वो रूमेटिक फीवर भी करवा रहा होता है, तो ये दोनों चीज़ें भी हमें मिल जाएंगी। ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है अगर यूस्टेशन ट्यूब और इतना ज़्यादा फैल जाए कि वो यूस्टेशन ट्यूब को भी इन्वॉल्व कर दे, तो उसके थ्रू ओटाइटिस मीडिया भी हो जाएगा। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। सही है, फिर हमारे पास आ जाता है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस जो है वो क्यों होता है? एक तो ये कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का सीवियर फॉर्म जो है वो क्रॉनिक है। पहली चीज़ ये एक्यूट था, वो रहता गया तो फिर क्रॉनिक हो गया वो। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि क्रॉनिक साइनसाइटिस है या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ दी टीथ हैं, तो वो फैल कर टॉन्सिल्स को भी इन्वॉल्व कर देते हैं अक्सर। सही है, तीसरा ये भी हो सकता है कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है ऑफ टॉन्सिल्स, तो वो कभी ज़ाहिर ही नहीं हुआ, वो अंदर ही अंदर इन्फेक्ट करता रहा और फिर क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में कन्वर्ट हो गया। सही है, इसके भी फिर हमारे पास क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंटेशन। एक तो हो गया फॉलिकुलर, सेम एज दी फॉलिकुलर फॉर दी एक्यूट वन, इसमें क्रिप्स में पस मिलेगी। दूसरा है पेरेनकाइमेटस, सेम एज दी प्रीवियस वन, इसमें पेरेनकाइमा इनलार्ज हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया होगी तो टॉन्सिल बड़े मिलेंगे। ठीक है, स्लाइड डिफरेंसेस इनकी अपीयरेंस में होंगे, जैसे फॉलिकुलर में ऐसा चीज़ी रंग मिलेगा। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि क्रॉनिक में आपके सेल्स डिफरेंट होते हैं, आपका जो ज़्यादा देर रहता है तो फिर उसमें सिम्टमेटोलॉजी थोड़ी सी अलग हो जाती है, पैथोलॉजी थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो स्लाइट विजुअल डिफरेंसेस मिल सकते हैं। ठीक है, फाइनली वी हैव द फिब्रॉइड टाइप। इसमें ये होता है कि इन्फ्लेम हो के फाइब्रस टिश्यू, क्योंकि वी नो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या है, बैलेंस बिटवीन द इंजरी एंड हीलिंग। तो हीलिंग में वो फाइब्रस टिश्यू टॉन्सिल को क्या कर देगा? छोटा कर देगा, तो फिर स्मॉल फाइब्राइड टॉन्सिल्स मिलेंगे हमें। तो ये इसके टाइप्स हो गए। क्लिनिकल फीचर्स वही एक्यूट टॉन्सिलाइटिस वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा कौन से एक्स्ट्रा कौन से मिल सकते हैं? एक तो हमें रिकरेंट अटैक्स मिल सकते हैं ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। सही है, उसके अलावा बैड ब्रेथ मिल सकती है जिसको बोलते हैं हेलेटोसिस, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, डिस्फेजिया। ठीक है, थिक स्पीच हो जाती है इसमें। तो ये इसकी हो गई क्लिनिकल फीचर्स। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? एक तो एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक। ठीक है, दिस इज़ योर कंजर्वेटिव या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्योंकि क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस थोड़ा सा अलग किस्म का सीवियरिटी में जा सकता है ये, क्योंकि फैल सकता है ज़्यादा, तो फिर इसमें हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हमें करनी पड़ती है कभी कभी, जिसमें हमारे पास आ जाता है रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल विच इज़ नोन एज टॉन्सिलेक्टमी।
सही है। अब टॉन्सिलेक्टमी जो है वो कैसे करते हैं, क्यों होती है, उसके लिए थोड़ा सा आ जाते हैं। राइट, अब हम डिस्कस करते हैं टॉन्सिलेक्टमी को। अब टॉन्सिलेक्टमी जो है वो एक तो ऑब्वियसली हमारे पास इट्स एन ऑपरेशन जिसमें हम लोग टॉन्सिल्स को रिमूव कर रहे हैं, राइट। तो अब वो क्यों क्यों करते हैं, ऑब्वियसली क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में तो कर रहे हैं, लेकिन और कौन से रीजंस हैं पहले उसको डिस्कस करते हैं, करते कैसे हैं फिर उसको डिस्कस करते हैं, फिर करने के बाद कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, किस किस सिचुएशन में नहीं करना होता, ये सारी चीज़ें टॉन्सिलेक्टमी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्यों करते हैं, इंडिकेशंस क्या क्या हैं। इंडिकेशंस आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, लेकिन इसको 2 में भी याद रख सकते हो। सबसे पहले एब्सोल्यूट इंडिकेशन के करनी ही करनी है, एंड देन सेकंड वन इज रिलेटिव इंडिकेशन के करो तो बेहतर है। एब्सोल्यूट इंडिकेशन क्या है कि बार बार इन्फेक्शन हो रहा है ऑफ थ्रोट, ठीक है। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन जो होती है यही होती है इसकी। इसमें ये होता है कि 7 से ज़्यादा अगर इन्फेक्शन है फॉर 1 ईयर या फिर 1 ईयर में, या फिर 5 से ज़्यादा हैं एवरी ईयर फॉर 2 ईयर्स, या फिर 3 से ज़्यादा हैं एवरी ईयर फॉर 3 ईयर्स, ऐसे करते करते अगर इन्फेक्शन बार बार होते जा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट, विच इज़ द एब्सोल्यूट इंडिकेशन। उसके अलावा पेरीटॉन्सिलर एब्सिस हो गई है, टॉन्सिलाइटिस इतनी फैल गई है कि पेरीटॉन्सिलर एब्सिस में हो गया है, ठीक है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि बस ड्रेनेज करते हैं पेरीटॉन्सिलर एब्सिस की पहले 4 to 6 वीक्स आफ्टर एब्सिस ट्रीट हो चुकी है, फिर हम लोग इसको करते हैं। इसको आई थिंक सिंपल या कोल्ड टॉन्सिलेक्टमी या ऐसा कोई नाम दिया गया था, या मुझे पक्का याद नहीं आ रहा, उसको चेक कर लेना। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आप लोग पेरीटॉन्सिलर एब्सिस के साथ भी उसको रिमूव कर लेते हो, तो उसको हार्ड टॉन्सिलेक्टमी बोलते हैं। तो इसके दो बेसिकली पेरीटॉन्सिलर एब्सिस में 2 सिनेरियोज आ गए। एक कि आपने एब्सिस को ट्रीट किया, फिर 4 से 6 हफ्ते बाद आपने टॉन्सिलेक्टमी की। दूसरा ये कि एब्सेस के साथ ही टॉन्सिल को उड़ा दिया। तो ये 2 तरीके से आप कर सकते हैं सिचुएशन में, ठीक है। उसके अलावा टॉन्सिलाइटिस जो हाइपरट्रॉफी करवा दे टॉन्सिल्स की, तो फिर उसमें भी हमारे पास हो जाए तो पेरेन्काइमाइटिस वाला जो है उसमें अक्सर हम लोग कर रहे होते हैं टॉन्सिलेक्टमी। क्यों, क्योंकि वो स्लीप एपनिया करवा देगा, या फिर खाने में मसला होगा, स्पीच में मसला होगा, इसलिए। एंड देन फाइनली ऑब्वियसली मैलिग्नेंसी की सस्पेशन अगर है, आइदर ड्यू टू टॉन्सिलाइटिस या फिर वैसे ही मैलिग्नेंसी की है कि इतना बड़ा हो गया कि शायद कैंसर हो, तो उसके लिए एक्सेशनल बायोप्सी की जाती है। रिलेटिव क्या है कि डिप्थीरिया कैरियर है कोई, तो उसमें हमने कर दिया। स्ट्रेप्टोकोकल कैरियर है कोई, तो उसमें हमने कर लिया। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है किसी को जिसको बेसिकली ज़्यादा सीवियर सिम्टम नहीं, बस बैड टेस्ट है, हेलिटोसिस वगैरह है, और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट से भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा वो। और उसके अलावा रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस अगर है तो उसमें हमारे पास हमें रिलेटिव इंडिकेशन है, ठीक है। उसके अलावा एक और इंडिकेशन होती है ऑफ टॉन्सिलेक्टमी कि किसी और ऑपरेशन करने से पहले हमें टॉन्सिल के एक्सेस कभी कभी करना होता है, लाइक टॉन्सिल्स वाले एरिया के थ्रू हम जाते हैं कोई और ऑपरेशन करने के लिए। तो उसमें हमारे पास होता है, जैसे अगर ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की हमें रिमूवल करवाना है तो हम टॉन्सिल को रिमूव करेंगे, फिर ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व को रिमूव करेंगे, क्योंकि वो हमें मालूम है कि बेड ऑफ टॉन्सिल में थी। तो फिर एक ये हो गया। दूसरा, स्टाइलॉइड प्रोसेस को कभी कभी रिमूव करना पड़ता है, तो उसमें भी हम लोग कर रहे होते हैं। तीसरा, अगर पहले तो फेरेंजियोप्लास्टी करनी है जिसमें जो स्लीप एपनिया में हो रही होती है, तो फिर उसमें भी हम लोग अक्सर पहले टॉन्सिल को रिमूव करते हैं, फिर हमारे पास ये चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इंडिकेशन हो गई। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसकी? एक तो सर्जिकल कॉन्ट्रा इंडिकेशन वैसे ही होती है, हीमोग्लोबिन लेस देन 10% है, उसके अलावा TLC रेज्ड है, ये सारी चीज़ें। एक्यूट इन्फेक्शन है टॉन्सिल्स का पहले ही, तो उसमें आप नहीं कर सकते हो। बच्चा कुछ ज़्यादा ही छोटा है, एज इज़ लेस देन 3 ईयर्स, क्योंकि टॉन्सिल में अक्सर ब्लीडिंग का भी चांस होता है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। उसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट है, तो उसमें भी नहीं करोगे। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कोई,
पोलियो का एपिडेमिक है, इसका मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन ठीक है पोलियो का एपिडेमिक है, मे बी बिकॉज के पोलियो ओरोफिकल रूट से फैलता है, तो फिर टॉन्सिल शायद मदद करते हो उसकी प्रिवेंशन में, तो एपिडेमिक ऑफ पोलियो में भी हम लोग नहीं कर रहे होते हैं। डायबिटीज़ वगैरह है तो उसमें भी हम लोग अक्सर टॉन्सिलेक्टमी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, इसमें से कुछ वो हैं रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, कुछ एब्सोल्यूट हैं, उसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन में भी रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि प्रोसीजर होता कैसे है। अब प्रोसीजर जो है, देयर इज़ मल्टीपल प्रोसीजर्स। जो हम कर रहे हैं उसको, उसका नाम होता है डायसेक्शन एंड स्नेयर मेथड। ठीक है, सबसे पहले तो पोजीशन सेट होती है। पोजीशन क्या सेट होती है कि उसको बोलते हैं रोज पोजीशन। इसमें हम क्या करते हैं कि हेड को बैकवर्ड टिल्ट करते हैं, पेशेंट सुपाइन होगा, हेड बैकवर्ड टिल्ट होगा, पिलो अंडर द शोल्डर्स होंगे, एंड हेड को स्टेबलाइज करने के लिए रबर रिंग प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर उसको हम कहते हैं रोज पोजीशन। फिर हमने माउथ ओपन किया, बॉयल डेविस माउथ गैग होता है, तो उससे फिर हम लोग उसको ओपन करके रखते हैं, टॉन्सिल्स को पकड़ते हैं, एंड देन उसको टॉन्सिलेक्टमी इंसिजन वगैरह करके बेसिकली इसकी टॉन्सिलेक्टमी कर देते हैं। पेरी टॉन्सिलर फॉसा होता है, उसको एक्सेस करके टॉन्सिलेक्टमी हो जाती है उसकी। फिर हम आते हैं कि इसकी और भी मेथड्स होते हैं, जैसे गिलेटिन मेथड होता है जो पहले होता था, उसके अलावा इलेक्ट्रोकॉटरी होती है, लेज़र होते हैं, इंट्राकैप्सुलर टॉन्सिलेक्टमी होती है, ये बहुत सारे इसके अलग मेथड हैं, सारों में डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर कॉम्प्लिकेशन पर आ जाते हैं टॉन्सिलेक्टमी के। कॉम्प्लिकेशंस के हैं टॉन्सिलेक्टमी की, दे आर डिवाइडेड इनटू इमीडिएट एंड डिलेड। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन इज हेमरेज, सबसे इम्पोर्टेंट जो है। अब हेमरेज कैन बी प्राइमरी और कैन बी रिएक्शनरी। सेकेंडरी भी होती है, लेकिन वो सेकेंडरी डिलेड में आती है। प्राइमरी इज़ ड्यू टू एनी वेसल आपने डिस्टर्ब कर दी, पेरिटॉन्सिलर फॉसा में आपने पेरिटॉन्सिलर वेन उड़ा दी या फिर कोई और वेसल उड़ा दी, तो उसमें अक्सर आपका प्राइमरी हेमरेज हो रही होती है। वो एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन होती है, फिर उसमें हमें कोगुलेशन वगैरह करवानी होती है ऑफ द ब्लीडिंग वेसल। रिएक्शनरी हेमरेज तब होती है जब आपने कोई बेसिकली स्टिचिंग या सूचर या बैंडेज वगैरह लगता है ना, पैकिंग हो रही होती है, तो थ्रोट है, कफ वगैरह हुई, स्वॉलोइंग के टाइम पे वो बैंडेज, ये सारी चीज़ें डिस्प्लेस हो सकती हैं प्रेशर की वजह से। तो फिर वो जैसे ही डिस्प्लेस होगी तो ऑब्वियसली वेसल तो प्राइम फॉर, अब ये भी सर्जरी हुई है, ठीक है, एक दिन भी नहीं गुजरता इसमें, तो फिर कफ वगैरह से अगर वो बैंडेज हिल जाए तो उसको हम कहते हैं रिएक्शनरी हेमरेज। ठीक है, ये 24 आवर्स आफ्टर ऑपरेशन होती है, एंड दिस इज़ ड्यू टू दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी क्लॉट वगैरह या ऐसी चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इंजरी करवा सकते हैं, या तो टॉन्सिलर पेलर्स को इंजर कर दिया, या तो फिर सॉफ्ट पेलर को इंजर कर दिया, टीथ को इंजर कर दिया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सर्जिकल लिम्फाइसीमा हो सकता है, फेशियल एडिमा हो सकता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, दूसरी कॉम्प्लिकेशन डिलेड होती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है सेकेंडरी हेमरेज। ये हमारे पास होता है अराउंड लाइक 7-8 दिन के बाद, 5 से 10 दिन के बाद ऑपरेशन के। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि सेप्सिस की वजह से हो रहा होता है ये, तो उसमें हमारे पास ब्लड स्ट्रीम स्प्यूटम आ रहा होता है। उसके अलावा और कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लंग्स की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, स्कारिंग हो सकती है, अगर हमने इंजर कर दिया था तो फिर अब वो स्कार फॉर्मेशन हो सकती है, टॉन्सिल कुछ रह सकता है। ठीक है, लिंगुअल टॉन्सिल की हाइपरट्रॉफी हो सकती है। तो ये सारे इसके डिलेड कॉम्प्लिकेशंस हैं।